भारत के सुप्रीम कोर्ट की दी हुई गाइडलाइंस को साइड करके उत्तराखंड की सरकार ने एक अस्थायी पुलिस मुखिया के साथ लोकसभा चुनाव के साथ साथ 4 उपचुनाव भी निपटा दिए हैं। अब सब चुनाव निपटने के बाद उत्तराखंड पुलिस को एक स्थायी नया मुखिया मिल गया है। उत्तराखंड में आज तक हुए ज्यादातर पुलिस मुखियाओं यानी डीजीपी के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े मृदुभाषी और सरल स्वभाव के हैं। पर किसी डीजीपी का आकलन कैसे होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में उसका व्यवहार कैसा है, या पद पर रहते हुए वो अपने दायित्व कैसे निभाता है। पुलिस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करना। अभी उत्तराखंड में शुरुआत के सालों में लॉ एंड ऑर्डर की कोई बड़ी चुनौती नहीं दिखती है, लेकिन डीजीपी द्वारा लिए गए कई बड़े फैसले बड़े अहम साबित हुए हैं। वैसे उत्तराखंड में अब तक के कई डीजीपी विवादित रहे हैं। उत्तराखंड के कुछ डीजीपी की वर्दी पर तो भर्ती घोटाले और जमीन विवाद जैसे गंभीर आरोपों के दाग हैं। डेली पायनियर अपनी एक रिपोर्ट में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के हवाले से लिखता है कि उत्तराखंड पुलिस डीजीपी के चयन में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर होता है। डीजीपी बनने के लिए सांठ-गांठ की खबरें तो अक्सर बाहर भी आई हैं। नमस्कार, मैं मंजुल। आज के वीडियो में बात करते हैं उत्तराखंड में आज तक हुए डीजीपी और उनके कार्यकाल के बारे में। उत्तराखंड पुलिस आज खुद को मित्र पुलिस कहती है। उत्तराखंड के पहले डीजीपी अशोक कांत शरण ने ही राज्य की पुलिस को मित्र पुलिस का नाम दिया। 1965 बैच के आईपीएस अशोक कांत शरण के कार्यकाल की बात की जाए तो उन्हें राज्य पुलिस की नींव रखने वाले डीजीपी के तौर पर जाना जाता है। उत्तर प्रदेश से मिले सीमित संसाधनों के साथ राज्य में पुलिस तंत्र को स्टेबल करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। उनके डीजीपी पद पर रहते हुए ही 2001 में चिट फंड स्कैम मामले में क्रिकेटर मनोज प्रभाकर की गिरफ्तारी हुई। 2022 में दुनिया को अलविदा कह चुके एके शरण के बाद राज्य के दूसरे डीजीपी रहे प्रेमदत्त रतूड़ी। 2002 का चर्चित पुलिस भर्ती घोटाला उनके ही समय में हुआ था। उनके समय हुई दरोगा भर्ती भी विवादों में रही, जिसकी बाद में सीबीआई जांच भी हुई। आरोप था कि कांग्रेस विधायकों के कहने पर कुछ दरोगा भर्ती किए गए थे। 2014 में सीबीआई ने इस मामले में प्रेमदत्त रतूड़ी पर आरोप तक तय किए। 2002 के ये दरोगा अब कोतवाल बन चुके हैं और जिन जिन विधायकों पर आरोप था उनमें कुछ भाजपा के भी हो चुके हैं और जांच अभी चल ही रही है। अब बात कंचन चौधरी भट्टाचार्य की। वो देश की पहली महिला डीजीपी थी। पद संभालते समय उनके तेवर देखते हुए बीबीसी ने उनसे एक बातचीत में पूछा, क्या वो सख्त अफसर होंगी? उनका जवाब था, सख्त नहीं, संवेदनशील। उनका समय पुलिस में संवेदनशीलता को लेकर जाना जाता है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य पर बात 2014 के लोकसभा चुनाव के बिना अधूरी है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव 2014 में एक प्रत्याशी थी। उन्होंने हरिद्वार लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। हालांकि हरिद्वार की जनता ने देश की पहली महिला डीजीपी को अपना सांसद नहीं चुना। अपने डीजीपी कार्यकाल में उन्होंने बहुत बड़ी सफलताएं अर्जित नहीं की, लेकिन महिला सशक्तिकरण के एक प्रतीक की तरह उन्हें देखा गया। इसके बाद डीजीपी बनते हैं अल्मोड़ा में जन्मे सुभाष जोशी। डीजीपी सुभाष जोशी के समय उत्तराखंड में निशंक सरकार थी। 2009 में हुए रणवीर फेक पुलिस एनकाउंटर के समय वही डीजीपी थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सुभाष जोशी को मुख्यमंत्री निशंक ने हटाया। सहसपुर से भाजपा के विधायक राजकुमार की प्रेमनगर चौकी की पुलिस द्वारा पिटाई करने के मामले में उत्तराखंड की निशंक सरकार ने पुलिस महानिदेशक सुभाष जोशी को उनके पद से मुक्त कर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया था। उनके हटाए जाने के ठीक बाद विजय राघव पंत कुछ दिन अस्थायी डीजीपी के तौर पर काम करते हैं। इसके बाद नंबर आता है उत्तराखंड के 5वें डीजीपी ज्योति स्वरूप पांडे का। इनका कार्यकाल उतना चर्चा का विषय नहीं बनता है जितना उनका स्वैच्छिक रिटायरमेंट। ये माना जाता है कि उत्तराखंड की बहुगुणा सरकार ने उन्हें इस स्वैच्छिक रिटायरमेंट के बदले राज्य पुलिस सुधार आयोग का गठन किया और उन्हें इसका 1 साल के लिए एकल सदस्य बना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह सब अगले डीजीपी की नियुक्ति के लिए किया गया था। ये नियुक्ति थी विजय राघव पंत की। 4 महीने में रिटायर होने वाले विजय राघव पंत को यह नियुक्ति उनके सीनियर सत्यव्रत बंसल को बाईपास करके दी गई थी। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को साइड रखकर 4 महीने के लिए उन्हें डीजीपी क्यों बनाया, यह प्रश्न अब भूतकाल में ही दफन है। विजय राघव पंत के बाद डीजीपी सत्यव्रत बंसल ही बने, लेकिन 1 साल बाद उनकी छुट्टी हो गई। अमर उजाला की एक रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने अपने आखिरी दिनों में कोई फाइल साइन नहीं की। अपने रिटायरमेंट के समय वो कहते हैं कि मैं भूमाफियाओं को सलाखों के पीछे डालना चाहता था, लेकिन तकनीकी व कानूनी अड़चनों ने हाथ पांव बांध दिए, क्योंकि ये केवल पुलिस के बस की बात नहीं थी। डीजीपी सत्यव्रत बंसल के पास देहरादून में 2012 में करोड़ों की एक जमीन की खरीद फरोख्त का मामला सामने आता है। इस मामले में उत्तराखंड पुलिस के एक बड़े अधिकारी का नाम सामने आता है। वो नाम है BS सिद्धू। हमारे राज्य का कमाल देखिए, BS सिद्धू ही अगले डीजीपी बन जाते हैं।
डीजीपी बीएस सिद्धू उत्तराखंड के सबसे विवादित डीजीपी रहे हैं। डीजीपी सत्यव्रत बंसल ने उस समय के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर कहा कि बीएस सिद्धू अपने बचाव के लिए कोई अभियोग भी रजिस्टर करा सकते हैं, और हुआ भी यही। बीएस सिद्धू ने वन विभाग के अधिकारियों पर ही एफआईआर करा दी। आज के समय बीएस सिद्धू पर आपराधिक मुकदमा चल रहा है। बीएस सिद्धू पर एक पूरा एपिसोड फिर कभी प्रस्तुत होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय में महत्वपूर्ण पदों पर रहे एमए गणपति यानी अगले डीजीपी पर। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो आपने एमए गणपति का नाम पहले भी सुना होगा। एमए गणपति वही पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के पहले मैच फिक्सिंग केस को लीड किया था। अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर और अजहरवाला। खैर, एमए गणपति की नियुक्ति 2016 में राष्ट्रपति शासन के समय हुई। उनके समय में राज्य का पहला वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी बना। उनके समय से ही उत्तराखंड में एफआईआर की ऑनलाइन कॉपी अपलोड होना शुरू हुआ। इसके बाद एंट्री होती है उत्तराखंड के अब तक के सबसे पॉपुलर डीजीपी अनिल रतूड़ी की। पद पर रहते हुए उनके फैसलों से ज्यादा उनकी सादगी पर ही चर्चा होती है, जैसे रिटायरमेंट के दिन बिना लाव लश्कर के खुद गाड़ी चलाकर जाना या गलती होने पर खुद का ही चालान काटना। लेकिन यह भी एक सच है कि उनके राज्य में डीजीपी के पद पर रहते हुए राजनीतिक फायदे के लिए सांप्रदायिक घटनाओं की शुरुआत हो चुकी थी, जिस पर उनका कोई कड़ा फैसला नजर नहीं आता। उनका कार्यकाल कोरोना के समय खत्म होता है और अगले डीजीपी बनते हैं अशोक कुमार। डीजीपी अशोक कुमार उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने वाले एकमात्र डीजीपी हैं। कोरोना के दौर में एक मुख्यमंत्री के समय 5000 आम लोगों पर मुकदमे दर्ज होते हैं और अगला मुख्यमंत्री आते ही सबसे पहले मुकदमे हटवाता है। केंद्र की चेतावनी के बावजूद हरिद्वार की कुंभ का आयोजन उत्तराखंड सरकार ने करवाया। डीजीपी खुद हरिद्वार में पूर्व सीएम के साथ डुबकी लगाते हुए दिखे। कुंभ में उत्तराखंड के कोने कोने से पुलिस वालों की ड्यूटी लगी। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोविड पॉजिटिव निकले। इसके बाद क्या हुआ उसे शायद ही कोई याद रखना चाहेगा। डीजीपी अशोक कुमार कोविड के दौरान पुलिस के आचार व्यवहार सभी के लिए याद किए जाएंगे। इसके अलावा उनके डीजीपी रहते अंकिता भंडारी मर्डर केस भी हुआ। इस पूरे केस में आज भी पुलिस की भूमिका पर कई प्रश्न उठाए जाते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 2021 में महिला अपराध के 3431 मामले सामने आए थे, जबकि 2022 में यह संख्या बढ़कर 4337 हो गई। इससे पहले 2020 में 2846 मामले सामने आए थे। यहाँ ये बात ध्यान देने की है कि 2015 के बाद से राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़े हैं। 9 हिमालयी राज्यों से तुलना की जाए तो उत्तराखंड की स्थिति चिंताजनक है। 2023 में डीजीपी अशोक कुमार के रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड में कोई भी स्थायी डीजीपी नहीं बना। एक्टिंग डीजीपी के तौर पर अभिनव कुमार ने काम किया। डीजीपी अभिनव कुमार के समय उत्तराखंड में सांप्रदायिक दंगे भी काफी हुए। वनभूलपुरा जैसा कांड हुआ जिससे उत्तराखंड की छवि देश भर में खराब हुई। डीजीपी के कुमाऊं दौरे के दौरान एक व्यक्ति से पुलिस ने अभद्रता की। इस पर सवाल पूछे जाने पर डीजीपी ने इतना असंवेदनशील जवाब दिया कि प्रदेश के भाजपा नेता तक उनके बचाव में खड़े होने की स्थिति में नहीं रहे। अभिनव कुमार के डीजीपी रहते पुलिस की कार्रवाई पर खुद भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रश्न कर चुके हैं। फिलहाल उत्तराखंड को 12वें डीजीपी मिल चुके हैं। नाम है दीपम सेठ।